नमस्कार। कैपिटल टीवी के स्पेशल शो इंडिया एट 75 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आज़ादी का ये जो जश्न पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, जिस तरीके से घर घर झंडा तिरंगा नज़र आ रहा है, तो ये ऐसे वक्त पे ये जानना ज़रूरी है कि दरअसल हमें आज़ादी मिली कैसे, किसने दिलाई ये आज़ादी। क्या नेशनल स्ट्रगल की वजह से, जिसमें महात्मा गांधी, नेहरू, तमाम जो महापुरुषों की का जो योगदान था उसकी वजह से मिली, या फिर कुछ और भी ऐसे कारण थे जिसे इतिहास की किताबों ने भुला दिया, उसे आज हम याद करने की कोशिश करेंगे। और ये बताने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल एस.पी. सिन्हा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत बड़ा सवाल है कि आज़ादी गांधी जी ने दिलवा दी। कुछ लोग कहते कि नहीं, और भी बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स थे, लेकिन जो पढ़ाया जाता है वो ये कहा था कि बिना खड़ग बिना ढाल दे दी हमें आज़ादी, साबरमती के संत ने कर दिया कमाल। क्या इस थ्योरी को आप मानते हैं, या फिर कुछ और भी कारण थे जिसे जानबूझकर छिपाया गया? मेरा ख्याल है कि इस वक्तव्य पे यदि विश्वास करना कि बिना खड़ग बिना ढाल के आज़ादी मिली, तो मेरा ख्याल ये सही वक्तव्य नहीं है। अब मैं आता हूँ पॉइंट बाई पॉइंट। देखिए, पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तान की आबादी इंडिपेंडेंस के समय करीब 34 करोड़ की थी, और उस समय ब्रिटिश सोल्जर्स, प्योरली ब्रिटिश सोल्जर्स 3 लाख थे। तो यदि 34 करोड़ को 3 लाख से डिवाइड कीजिए तो एक ब्रिटिश सोल्जर के पीछे मतलब 1133 हिंदुस्तानी थे। तुलना कीजिए तो एक ब्रिटिश सोल्जर 1133 हिंदुस्तानी। यदि एक छोटा सा डंडा या हॉकी स्टिक लेके भी दौड़ते तो ये 3 लाख ब्रिटिश सोल्जर ओवरनाइट भाग जाते। ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जो अहिंसा का डोज दिया गया वही कारण है कि इतनी ये लड़ाई लंबी खिंची। दूसरी बात, जो कहा जाता है कि अहिंसा के कारण हमको ये सफलता मिली, आज़ादी मिली, गलत। मैं खाली एक उदाहरण देना चाहता हूँ, ऐतिहासिक रूप से एकदम कोट किया हुआ है। जब एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड एटली आए कलकत्ता, तो उस समय फणीनाथ चक्रवर्ती थे एक्टिंग गवर्नर। तो उनसे पूछा गया, वो कॉलर करने गए, एक्टिंग गवर्नर थे, तो उनसे पूछा गया कि मिस्टर एटली से पूछा गया चक्रवर्ती जी के द्वारा कि आप तो वर्ल्ड वॉर II जीत गए थे, फिर क्यों आपने हिंदुस्तान क्यों छोड़ा? विजय के मुकुट तो आपके माथा पे था, सब कुछ तो आप जीत चुके थे, फिर क्यों छोड़ा? तो उन्होंने मुस्कुराए सिर्फ। तो उन्होंने कहा, महात्मा गांधी जी का योगदान। तो फिर वो मुस्कुराए, बोले कि गांधी जी का क्या कंट्रीब्यूशन था? तो उन्होंने कहा MINIMUM, मिनिमम। ये एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड एटली का वक्तव्य था, MINIMUM, मिनिमम। तो फिर आज़ादी किसने दिलवाई? सुभाष चंद्र बोस। जो क्यों आज़ादी दिलवाई, उसके कई कारण हैं। आज़ादी सुभाष चंद्र बोस के कारण क्यों? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो इंडियन आर्मी की स्ट्रेंथ थी 25 लाख थी, और वर्ल्ड वॉर II के बाद इंग्लैंड की आर्थिक व्यवस्था इतनी डमाडोल हो चुकी थी, और 54 देशों में रिवोल्ट चल रहा था, आर्थिक व्यवस्था खराब। 25 लाख में से जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सोल्जर्स थे, उसमें से बहुत को डिकमीशन किया जा रहा था, घर भेजा जा रहा था। वो एक बनी सेना थी सुभाष चंद्र बोस के लिए, लड़ने के लिए। मतलब ऑलरेडी डिस्कंटेंट आर्मी के अंदर था, लोगों को निकाला जा रहा था, और जो लोग निकल करके समाज में आ रहे थे वो ऑटोमेटिकली वेल ट्रेंड सोल्जर्स आज़ाद हिंद फौज के लिए। और जो सुभाष चंद्र बोस की जो छवि थी कि तुम हमें खून दो, हमें तुम्हें आज़ादी देंगे, वो तो पूरा देश सुभाष चंद्र बोस मैं हो गया था। तो आज़ादी हमको मिली सुभाष चंद्र बोस से। दूसरी बात कि 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ लोगों की हत्या अंग्रेजों ने की पूरे फ्रीडम स्ट्रगल में। तीसरी बात कि आज़ादी मिली हमको, जैसा बोस मैंने कहा, चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे ऐसे लोग, भगत सिंह, वीर सावरकर, ऐसे ऐसे लोगों ने जो अपना बलिदान दिया जिंदगी का, और जैसा मैंने कहा 3.5 करोड़ लोग मरे, उनका भी तो असर पड़ा।
तो ये तो इतिहास की किताबों में इनको लिखा जाता है कि ये टेररिस्ट हैं, भगत सिंह टेररिस्ट है, चंद्रशेखर आज़ाद टेररिस्ट हैं। यही तो एनसीईआरटी की किताबों में बच्चों को पढ़ाया जाता है। यूपीएससी के एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा जाता है, अगर आपने टेररिस्ट नहीं बताया तो आप फेल हो जाएंगे। हिंदुस्तान की बदकिस्मती है कि इंडिपेंडेंस के बाद 6 कंटिन्यूअस एजुकेशन मिनिस्टर मुसलमान रहे हैं। कभी कभी मुझे ताज्जुब लगता था कि मुसलमान एजुकेशन मिनिस्टर क्यों बनना चाहते हैं, उसमें है क्या? ये इतिहास को बदलने के लिए कि मलाई उलाई तो कुछ नहीं है, कि एजुकेशन में है क्या? अब मुझे समझ में आता है, पूरा इतिहास को बदल दो, अकबर द ग्रेट कर दो, बाकी सब हिंदुस्तानी राजा खत्म, और इंडिपेंडेंस दिलाया हिंसा ने, वगैरह वगैरह शुरू कर दो। तो एक और बिंदु में कहना चाहता हूँ, 54 कॉमनवेल्थ के गेम्स थे, देश कंट्रीज थे, उसमें से जो बाकी एक तो हम हो गए, और जो बाकी 53 देश को जो इंडिपेंडेंस मिला, वहाँ तो कोई नेहरू नहीं था, वहाँ तो कोई अहिंसा की गांधी नहीं थी, कोई अहिंसा की बात नहीं हुई थी, कोई अहिंसा की बात नहीं हुई थी। और उन 53 देशों में कोई पार्टीशन नहीं हुआ था, सिर्फ हिंदुस्तान में पार्टीशन हुआ था। और पार्टीशन का मुख्य कारण है जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी ने क्या कहा था कि ओवर माय डेड बॉडी, जब तक मैं जिंदा हूँ विभाजन नहीं होने दूंगा। विभाजन हुआ कैसे? पर्सनल एम्बिशन जवाहरलाल नेहरू का, इसीलिए विभाजन हुआ। तो ये कह सकते हैं कि आज़ादी मिली, लेकिन आधी आज़ादी मिली, आधा तो हाथ से चला गया, ज़मीन इलाका एकदम चला गया। हिंदुस्तान का जो स्ट्रेटजिकली गिलगिट बल्टिस्तान ये सब इतना इम्पोर्टेंट हम लोग के लिए था, जो हमको एक्सेस देता सेंट्रल एशिया में और ट्रेड के दृष्टिकोण से इतना महत्वपूर्ण था, चला गया नेहरू की गलती के कारण। आज़ादी सिर्फ अधूरी नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा हिंदुस्तान को इसके लिए कॉस्ट देना पड़ा। एक तो बंटवारा हुआ, और 15 अगस्त 1947 मतलब ठीक 75 साल पहले दोनों तरफ हत्याएं हो रही थी। 20 लाख लोगों की मौत, करोड़ों लोगों का डिस्प्लेसमेंट। कौन जिम्मेदार था इसके लिए? 1.5 करोड़ लोग डिस्प्लेस हुए, 1.5 करोड़, 20 लाख लोगों, अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख लोगों की हत्या हुई। कौन जिम्मेदार था? अब मैं बताना चाहता हूँ कि जो आर्मी का कॉन्सेप्ट है, जब पता था कि इतने लोग डिस्प्लेस होंगे, तो स्वाभाविक है कुछ लोग हिंदुस्तान से वहाँ जाएंगे, कुछ लोग पाकिस्तान से आएंगे। तो जो लोग आवागमन का रास्ता था, मिलिट्री स्ट्रेटजी क्या कहती है कि उस लेन को आप सिक्योर करो, सेफ लेन बनाओ, राइट, कि उसमें कोई माराधारी नहीं हो जाए। एक लेन इधर जाने वालों के लिए रखो, एक लेन आने वाले को रखो, और दोनों लेन में एक बैरियर क्रिएट कर दो सेना का, जिसमें से कोई पंगा ना हो। क्या ऐसा किया गया? नहीं किया गया। नेहरू अपने जश्न मनाने में बिजी थे, और 14 अगस्त 1947 की रात को जब ये तांडव नृत्य चल रहा था, उस समय जवाहरलाल नेहरू अपने गर्लफ्रेंड एडवीना के हस्बैंड माउंटबेटन को सिनेमा दिखा रहा था। बॉब होप का एक फिल्म है माय फेवरेट ब्रूनेट, वो सिनेमा दिखाया जा रहा था। और कहाँ से ये सब जानकारी निकालते हैं आप? मेहनत करना पड़ता है मनीष, मेहनत करना पड़ता है। तुम्हारे टीवी पे आने के पहले बहुत मेहनत करता हूँ, क्योंकि नहीं मेहनत करूँगा तो फिर ठीक नहीं रहेगा, न्याय नहीं करूँगा विषय के साथ। तो माय फेवरेट ब्रूनेटे पिक्चर देख रहे थे, दिखाया जाता पिक्चर, जिस प्रति लोग कट रहे हैं और ये कनॉट प्लेस पे सिनेमा देख रहे हैं। अब सवाल यह है कि नेहरू का पहला एक्शन क्या होना चाहिए था? जब एंटी थ्रेट परसेप्शन, थ्रेट क्या है? आवागमन होगा, कत्लेआम होगा, तो टॉप लेवल मीटिंग होनी चाहिए थी। ब्रिटिश जनरल लॉकहार्ट जो है उसके साथ, माउंटबेटन के साथ, नेहरू के साथ, डिफेंस मिनिस्टर के साथ, हमारे सर्विसेज चीफ्स के साथ कोई मीटिंग नहीं, कुछ नहीं। वो तो सिनेमा देख रहे थे। नेहरू तो अपने जश्न की तैयारी कर रहे थे, लेक्चर देने के लिए 14 अगस्त की रात को, When the world sleeps, India rises, ये सब बकवास। अरे कत्लेआम होने जा रहा है, 1.5 करोड़ लोग हिलने वाले हैं, 20 लाख लोग मरने वाले हैं, और तुम जश्न की तैयारी कर रहे हो।
तो ये तो टोटल कमांड। एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, माउंटबेटन ने क्या हुक्म दिया लॉकहार्ट को कि खाली खाली तुम्हारा ड्यूटी है ब्रिटिश ट्रुप्स को सिक्योर करना, उनको सुरक्षित करना, बाकी हिंदुस्तान मरते हैं तो मरने दो। टेक्निकली माउंटबेटन स्टील वॉइसराय था और लॉकहार्ट सीएनसी था, कमांडर इन चीफ था हिंदुस्तान की सेना का, और उसके हाथ बांध दिए गए, कुछ नहीं करोगे, तमाशा देखो। और नेहरू तमाशा, ये पाप जो है जो हिंदुस्तानियों के साथ हुआ, जो 20 लोग मारे गए, उसका पाप 20 लाख 20 लाख और 1.5 करोड़ डिस्प्लेस हुए, अब 20 लाख मारे गए। और कितना गैंग रेप वगैरह हुआ, ट्रेन की ट्रेन भर भर के पाकिस्तान से आई डेड बॉडीज से। डेड बॉडी। क्या किया जवाहरलाल नेहरू ने, और जश्न की तैयारी कर रहे थे। तो ये दुर्भाग्य है। अब आते हैं कि क्या नेहरू ने, ये तो 14-15 अगस्त ये सब की रात की जो वो जितना दिन ये कत्लेआम चला, क्या उसके बाद नेहरू ने देश को सुरक्षित किया? ये तो बंटवारे के समय की बात है। उसके बाद कई सालों तक नेहरू प्रधानमंत्री रहे। अब एक सवाल ये बनता है कि जो व्यक्ति आज़ादी के दौरान इस तरीके से बहुत ही लैकलस्टर अप्रोच से इन्होंने लोगों की सुरक्षा का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाया, क्या प्रधानमंत्री बनने के बाद, आज़ादी मिलने के बाद जो इतने सालों तक वो प्रधानमंत्री रहे, क्या उस समय हिंदुस्तान को वो सुरक्षित रख पाए? एकदम नहीं। जब नेहरू ने अपना उंगली जलाया था, जब 20 लाख लोग मारे गए थे, तो इमीडिएटली उसका क्या रिएक्शन होना चाहिए था कि क्या अब देश सुरक्षित है? उसके कॉन्ट्ररी, उसका उल्टा नेहरू की क्या सोच थी कि जो सीएनसी थे, लेफ्टिनेंट जनरल सर रॉबर्ट लॉकहार्ट, जो फर्स्ट सीएनसी थे हिंदुस्तान की सेना का, वो स्ट्रेटजिक प्लान लेके नेहरू के पास गए ब्रीफ करने के लिए कि गवर्नमेंट का क्या पॉलिसी है ऑन डिफेंस पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो नेहरू ने क्या कहा, हमको डिफेंस प्लान्स की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा पॉलिसी है अहिंसा, नॉन वायलेंस, हम कोई खतरा नहीं देखते हैं विश्व से, हम आर्मी को स्क्रैप करने जा रहे हैं, पुलिस, हमारा विश्वास है कि पुलिस गुड इनफ है देश को सुरक्षित करने के लिए, हमको आर्मी की ज़रूरत नहीं है। और ये डेली टाइम्स ने ये कोट किया है, ये सब सेंटेंस डेली टाइम्स। ये क्या कुछ खाए पिए हुए थे? इस तरह की बातें कोई रीजनेबल आदमी तो बोल ही नहीं सकता। यही तो खून है, यही तो राहुल गांधी कुछ दिन पहले बोला था कि हमको सेना की जरूरत नहीं है, किसान मजदूर चाइना को सबक सिखाने की शक्ति रखते हैं। ये तो खून है, इनके खून में ये है सोच, और देश का प्रधानमंत्री है। अब आता हूँ एक किताब है, बायोग्राफी ऑफ मेजर जनरल ए जिक रुद्रा ऑफ इंडियन आर्मी, और बायोग्राफी पे कमेंट करते हुए मेजर जनरल DK मोंटी पलित लिखते हैं कि इंडियन आर्मी को स्क्रैप इसलिए नेहरू नहीं कर पाया, जम्मू एंड कश्मीर 1947 की जंग के कारण। वो तो स्क्रैप करने का ऑर्डर दे चुके थे, लेकिन 1947 में जब उन्होंने देखा कि क्या हो गया देश के साथ, जब पाकिस्तान से लोग आ गए, तब इंडियन आर्मी बची है 47 वॉर के कारण। क्या आप समझ सकते हो कि देश का प्रधानमंत्री, उसके बाद वही नहीं, जब सीएनसी लॉकहार्ट ने कहा कि मैं रिजाइन करना चाहता हूं, मतलब मैं ये नहीं देख सकता, तो यू टेक ओवर डिफेंस, अपना संभालो, तो माउंटबेटन के पास गए गिड़गिड़ाते हुए, एडविना को कहा कि माउंटबेटन को संभालो, थोड़ा दिन आप चलो, अब कमांड कंट्रोल करो, हम उतना सक्षम नहीं हैं। मैंने दोनों ही बातें आप बोल रहे हो। आप एक तरफ ये कह रहे हो कि हम आर्मी को बैन करने जा रहे हैं, हमें ज़रूरत नहीं है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि भाई कंटिन्यू भी करो। तो बड़े कंफ्यूज किस्म के लीडर थे ये। मतलब ये देश का दुर्भाग्य है कि जवाहरलाल नेहरू ऐसे आदमी प्रधानमंत्री बने। एक्चुअली प्रधानमंत्री तो बने नहीं, वो तो रिगिंग हुआ। रिगिंग की प्रतिक्रिया वहीं से शुरू हुई। 14 स्टेट के कांग्रेस चीफ्स ने कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाओ, गांधी जी ने कह दिया नहीं इसको बनाओ। मोतीलाल नेहरू जो अंग्रेजों के लिए वकीली करता था, वो कितने हजारों में पैसा उठाता था अपना कंसल्टेशन फी, वो और गांधी जी को प्रभावित करके जवाहरलाल नेहरू बन गए प्रधानमंत्री। भाई जब 14 स्टेट के कांग्रेस चीफ बोल रहे हैं कि सरदार वल्लभ भाई, उनको पता था नेहरू का क्या चरित्र, उनको पता था,
उनको तो वल्लभ भाई पटेल चाहिए था। तो उस समय प्रजातंत्र का क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी का क्या इंटरनल डेमोक्रेसी की बात हुई। तो ये है। अब आते हैं कि क्योंकि नेहरू की ये सोच थी तो पाकिस्तान को लगा कि ये तो कमज़ोर प्रधानमंत्री, इसको तो मिलिट्री का कोई दृष्टिकोण ही नहीं है। और पाकिस्तान में तो पाकिस्तान आर्मी हावी हो चुकी थी उस समय। उसने कहा चढ़ाई कर दो कश्मीर में, यही एक झटके में हम कश्मीर ले लेंगे। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था। और जो लश्कर था, एक और बिंदु मैं कहना चाहता हूँ कि जब पता चला इसको लॉकहार्ट को, तो उस समय जो ब्रिटिश जनरल थे पाकिस्तान में, ग्रेसी, उन दोनों को पता था कि लश्कर जो है वो एडवांस करने वाले हैं। ये ग्रेसी और लॉकहार्ट दोनों ने ये सूचना छुपा ली, बताया तक नहीं कि भाई ऐसा होने वाला है। बताया तक नहीं, न जनरल स्टाफ को बताया न किसी को बताया। भाई आपका फर्ज बनता है, सीएनसी हो तो अपने जनरल स्टाफ, जनरल जीएस ब्रांच जो है डील करता है ऑपरेशनल मैटर्स। तो आर्मी में 3 ब्रांच होते हैं, ए ब्रांच एडम एंड वेलफेयर, अपना क्यू ब्रांच और जी ब्रांच ऑपरेशंस। ऑपरेशंस जनरल स्टाफ, उसको जनरल स्टाफ बोलते हैं, जीएस ब्रांच। क्यों नहीं बताया? नहीं बताया। अब क्या होता है कि लश्कर 1947-1948 की बात है। लश्कर ये चला था 22 अक्टूबर 1947 से लेकर 5 जनवरी 1949 तक, और लश्कर आगे बढ़ना शुरू हुए और पाकिस्तान ने 1/3 ऑफ कश्मीर कब्जा कर लिया। उसमें पीओके भी गया और गिलगित बल्टिस्तान भी गया। और तब जब इस तरह से लश्कर बढ़ना शुरू किए, तब महाराजा हरि सिंह रियलाइज़ किए कि हम तो गए, हम तो अरेस्ट हो जाएंगे और हमारी क्या दुर्गति होगी। तो 26 अक्टूबर 1947 को उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। वो भी बहुत रिलेक्टेंटली, बहुत ही दबाव के कारण, सरदार वल्लभ भाई पटेल के दबाव के कारण नेहरू कहे कि अब ट्रुप्स को भेजो। और क्या हुआ उसके बाद कि 2 आदमी, मेजर सोमनाथ शर्मा पोस्थमस परमवीर चक्र और लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय, इन दोनों ने मिलके लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय श्रीनगर एयरपोर्ट को बचा लिए और मेजर सोमनाथ शर्मा श्रीनगर के एडजॉइनिंग सिटी को पूरी तरह से सुरक्षित किए। उनके पास बहुत कम स्ट्रेंथ था, लेकिन अपनी जान पे खेल के उन्होंने सुरक्षित कर दिया। लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर एयरपोर्ट सुरक्षित नहीं हो पाता तो फिर पूरा का पूरा कश्मीर हाथ से चला गया होता। एकदम जब श्रीनगर के इर्द गिर्द चला गया एरिया और एयरपोर्ट चला गया, फिनिश्ड, एंड ऑफ द स्टोरी। फिर तो हमारे ट्रुप्स भी वहाँ नहीं पहुँच पाते। तो क्या हुआ कि जो ही एक सेशन के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा, उस मीटिंग में नेहरू थे और वल्लभ भाई पटेल थे, तो सर्विस चीफ ने कहा कि हमको एयरलिफ्ट करना पड़ेगा, टाइम हमारे पास बहुत कम है। नेहरू चुप रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ओवर रूल किया नेहरू को। चीफ्स को बोला गो हेड, यू हैव आवर परमिशन, गो हेड। नेहरू चुप बैठे रहे, एक शब्द नहीं बोले। कैसे प्राइम मिनिस्टर हो तुम? जब डिसाइसिव मूवमेंट है, भारत का इतिहास लिखा जा रहा है, तुम चुप्पी साधे हुए हो। धिक्कार है इस आदमी पे, धिक्कार है। और लोग कहते हैं कांग्रेसिया, नेहरू ने आज़ादी दिला दी, अरे तुमने तो बेड़ा गर्क कर दिया था हिंदुस्तान का। वो तो शुक्र भगवान का कि वल्लभ भाई पटेल थे। तो लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय और मेजर सोमनाथ शर्मा ने जम्मू एंड कश्मीर बचा दिया। अब सोमनाथ शर्मा जो परमवीर चक्र पीवीसी अवार्ड विनर हैं, 3 नवंबर 1947 को उनकी मृत्यु हुई। और बडगांव विलेज में जब वो लीड कर रहे थे अपने ट्रुप्स को, वो छोटी सी टुकड़ी थी, तो वो संदेश देते हैं अपने हायर हेडक्वार्टर्स को कि दुश्मन से हम खाली 50 गज दूरी पे हैं और हम पूरी तरह से आउटनंबर्ड हो चुके हैं। तो हुक्म आया, या विड्रॉ करो या फाइट करो। इन्होंने कहा आई विल नॉट विड्रॉ, आई विल फाइट, लास्ट मैन लास्ट राउंड, अंतिम सिपाही अंतिम राउंड तक हम लड़ेंगे। और लड़ते लड़ते शहीद हुए, उनके ट्रुप्स भी शहीद हुए। ये हैं सोमनाथ शर्मा। इन्हीं के भाई बाद में आर्मी चीफ बने। और इनके पिताजी मेजर जनरल थे मेडिकल कोर में। उन्होंने सोमनाथ शर्मा के नाम पे, अपने बेटे के नाम पे, इतना वीर शहीद के नाम पे काफ़ी कुछ वेलफेयर का काम किया। अब दीवान रंजीत राय की बात करें तो ये इनको मिला पोस्थमस महावीर चक्र।
ये कमांडिंग ऑफिसर थे फर्स्ट सिख के, और जब लैंड किए ये 27 अक्टूबर 1947 को इनकी मृत्यु हो गई। और ये पूरा इनकी जिम्मेदारी दी गई थी कि आप ये फर्स्ट सिख के, जैसा मैंने कहा कि फर्स्ट सिख बटालियन को गुरगांवा से एयरलिफ्ट किया गया और लैंड किए और पूरा सिक्योर किया, और फिर वहाँ आउटनंबर हो रहे थे, लेकिन जान की परवाह किए बिना लेफ्टिनेंट कर्नल दलजीत तारे ने श्रीनगर एयरपोर्ट को बचा लिया। यह है वीरता की कहानी। तो आप देखिए कि इस देश में जिसको क्रेडिट मिलना चाहिए, ये एक्चुअली फिर ये बताइए मुझे कि ये जो पाकिस्तानी तो हार गए, भाग गए, तो जो 1/3 इलाका जो पाकिस्तानी अपने साथ रख लिए इंक्लूडिंग गिलगित बल्टिस्तान, वो वापस हमारे पास क्यों नहीं आया उस वक्त ही? ये बहुत बड़ा अन्याय हिंदुस्तान के साथ हुआ, और इसके लिए पूरा पूरा रिस्पॉन्सिबल है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू अपने गर्लफ्रेंड एडवीना के कारण और माउंटबेटन के दबाव में, जो हमारी आर्मी एडवांस कर रही थी, एक बार हमने श्रीनगर सिक्योर कर लिया, एडजॉइनिंग सिटीज़ को सिक्योर कर लिया, हम उसके बाद ऑफेंसिव में आए, और ऑफेंसिव में आए तो धड़ाधड़, इंडियन आर्मी तो फैंटम आर्मी है, धड़ाधड़ हम आगे बढ़ना शुरू किए। तो माउंटबेटन ने कहा ये तो खेल बदल रहा है। ब्रिटेन चाहता था कि गिलगित बल्टिस्तान पाकिस्तान के कब्जे में रहे और पाकिस्तान हमारे गिरफ्त में रहे, ताकि हम एक्सेस टू सेंट्रल एशिया हमारे कब हमारे पास रहे। वो खेल था। वो नहीं चाहता था कि गिलगित बल्टिस्तान हिंदुस्तान के हाथ में जाए। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसे लोगों से डरता था माउंटबेटन। उसने कहा सीज फायर अनाउंस करो और यूनाइटेड नेशंस जाओ। और हम बढ़ रहे हैं, उसके बाद सीज फायर हम खुद कर रहे हैं। पूरे विश्व के इतिहास में ऐसा ही ऐसा वारदात है कि विनिंग आर्मी को कहा जाता है सीज फायर, लूजिंग आर्मी सीज फायर मांगती है। हाँ, जो हार रहा होता है वो कहता है कि अब नहीं हो व्हाइट गया, फ्लैग दिखाती है, माफ करो सीज फायर। हम जीत रहे हैं फिर भी सीज फायर कर रहे हैं। सीज फायर अनाउंस नहीं किया, यूनाइटेड नेशंस चले गए। और आज पाकिस्तान वही कोट करता है कि प्लेबिसाइड करो वगैरह वगैरह, तो एज पर यूनाइटेड नेशन वो तो मुद्दा है, वो उसमें कोई दम नहीं है। वो अगर हम लोगों ने उसी वक्त ही पीओके के ऊपर चढ़ाई करके उसको सिक्योर कर लिया होता तो आज ये मुद्दा ही नहीं होता। पूरा 1/3 कश्मीर हम ले लेते, कश्मीर का मुद्दा सदा के लिए खत्म। ये नेहरू क्या क्या फैसला नेहरू ने किया है, मुझे तो ताज्जुब लगता है। मैं बहुत कुछ कटु वचन बोल सकता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ। बहुत आहत मुझे है, जख्मी फील कर रहा हूँ। क्या नेहरू ने किया इस देश के साथ? विनिंग आर्मी को रोक दिया। तो इसका मतलब है कि नेहरू जी के छत्र छाया में हिंदुस्तान कभी सिक्योर रहा ही नहीं, कभी नहीं रहा। और महाराजा हरि सिंह जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किए, वो राजा था। आपने शेख अब्दुल्ला को प्रॉप अप किया और महाराजा को इंसल्ट किया, उसका अनादर किया, और शेख को प्रॉप अप किया और शेख को वहाँ पर पैरेलल पावर सेंटर बना दिया, और जिसका नतीजा हम आज तक भुगत रहे हैं उस परिवार का। यदि महाराजा हरि सिंह को प्रॉप अप किया होता, सत्ता उनको दिया होता, तो जम्मू एंड कश्मीर की समस्या सदा के लिए खत्म हो जाती। तिब्बत भी हमारा था, महाराजा हरि सिंह का था, वो भी आपने सब कुछ छीन लिया, वो भी छीन लिया। तिब्बत महाराजा हरि सिंह का था, और आज यदि तिब्बत होता तो तिब्बत के इर्द गिर्द जो चीन ने एयर स्ट्रिप्स बना रखे हैं, फाइटर वो सब हिंदुस्तान के पास होता, हमारे पास होता, मानसरोवर हमारे पास होता, सब कुछ होता। कितने हजार स्क्वायर किलोमीटर नेहरू ने दे दिया, चला गया नेहरू की गलती से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरी डिटेल में आपने बताया कि किस तरह से देश को आज़ादी मिली, क्या रोल आर्मी का रहा, क्या रोल उन सिपाहियों का भी रहा जो कभी ब्रिटिश आर्मी में काम कर रहे थे, और किस तरह से बंटवारा हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आज के पहले एपिसोड में हमने बंटवारे की बातचीत की। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उन युद्धों की जिसमें भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाया, सेना जीत गई, लेकिन फिर भी देश हार गया। ये कैसे हुआ, ये अगले एपिसोड में हम जनरल साहब से बात करेंगे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।